लेक्चर 2 हम लोग आज बात करेंगे फिर से स्फेरिकल मिरर के बारे में। और स्फेरिकल मिरर में कल काफी कुछ सीख लिया था हम लोगों ने लेक्चर 1 के अंदर। आज आगे बढ़ेंगे इस केस में। आज की पहली हेडिंग है रिलेशन बिटवीन UVF फॉर मिरर। रिलेशन बिटवीन UVF फॉर मिरर। U का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, और ये फोकल लेंथ। रिलेशन बिटवीन UVF, ये हमारा पहला टॉपिक है आज का। आसान सा टॉपिक है। इसके 3 डेरिवेशन हम लोग लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे। सॉल्व करेंगे कैसे वो बात समझ लेते हैं। 2 आर्टिकल तो सॉल्व करेंगे हम लोग इसके अंदर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए, एक कनकेव मिरर लेके, एक कन्वेक्स मिरर लेके, और एक सॉल्व करेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। 3 डेरिवेशन लिखने हैं। सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या रहेगा। फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आपके पास आपका जो रे डायग्राम बनेगा, उस रे डायग्राम के अंदर 4 ट्रायंगल्स आएंगे। उन 4 ट्रायंगल्स को बहुत ध्यान से देखना आपने। 2 ट्रायंगल की सिमेट्री बनेगी, इन 2 ट्रायंगल की सिमेट्री बनेगी, इन 2 ट्रायंगल की सिमेट्री बनेगी। इसमें आप हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू निकालेंगे। इन 2 ट्रायंगल से आप हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू निकालेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे। ये सॉल्व करने का तरीका है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए। टोटल 4 ट्रायंगल ड्राइंग के अंदर बनेंगे। जो मर्जी ड्राइंग बनाइए इमेज फॉर्मेशन के लिए। उन 4 ट्रायंगल में से 2 ट्रायंगल पिक करने हैं हम लोगों को। 2 ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करेंगे, 2 ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करेंगे। जो 2 ट्रायंगल सिमिलर प्रूव किए उसमें हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालेंगे। इधर से हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालेंगे और उसके इसको रिलेशन को हम एस्टैब्लिश करेंगे इक्वेट करके। क्या प्रोसीजर समझ में आ गया हम सबको कि क्या प्रोसीजर लेने वाले हैं। तो पहला आर्टिकल ले रहे हैं इसके अंदर हम लोग कि हम लोग कनकेव मिरर के लिए सॉल्व कर रहे हैं। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर के लिए सॉल्व कर रहे हैं। स्मॉल एपर्चर का है ये। What is the meaning of small aperture? We know it already. इसे फोकस शो कर देते हैं, इसे C शो कर देते हैं हम लोग, और एक ऑब्जेक्ट हम लोग बियॉन्ड C रख लेते हैं। ड्राइंग बनाते समय कोशिश करें जो रिलेशन कल एस्टैब्लिश किया था स्मॉल एपर्चर के लिए कि फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, तो ड्राइंग में वो शो भी हो, ड्राइंग में वो दिखे भी आपकी। 2 रेज ले लेते हैं। पहली रे ये ले लेते हैं हम लोग जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो रे फोकस से होकर निकलेगी, ये बात हम लोग जानते हैं। और जो रे फोकस से होकर जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये ए से आने वाली 2 रेज है, तो यहाँ पर एक ही इमेज फॉर्म होगी। आयना में जो आप दे दीजिए सबको बात समझ में आती है। अगर एक की इमेज यहाँ फॉर्म हुई है तो यहाँ पर पेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, तो बी की इमेज यहाँ फॉर्म होगी, तो आपके पास इमेज फॉर्मेशन हो गया A' B'। आयना में जो आप दे दीजिए सबको बात समझ में आ गई है। एपर्चर छोटा है, भूलिएगा मत। इस पॉइंट का नाम M, इस पॉइंट का नाम M' रख लेते हैं। दोनों को हम लोग लगभग बराबर पॉइंट पे लेके चलेंगे, कारण इसके पास हमारा सिंपल है कि एपर्चर स्मॉल है तो सब बराबर ही होगा। इस कोऑर्डिनेट को P' लिख देते हैं। P' के बिल्कुल पास होगा। ये ज्यादा कर्व दिखाया हुआ है, आप जानते हैं एक्चुअली एपर्चर बहुत छोटा है का मतलब एंगल बहुत छोटे हैं, तो जो ये P' होगा वो P के बिल्कुल नजदीकी होगा। वो तो ड्राइंग अच्छी बनाई, इससे कर्व ज्यादा दिखा रखा है, वरना P' P के पास ही है। तो देख के बता दीजिए कि आप सबको ये बात समझ में आ रही है कि आपको 4 ट्रायंगल दिखाई देने शुरू हो चुके हैं। 2 ट्रायंगल तो ये हो गए आमने सामने वाले, और 2 ट्रायंगल ये आमने सामने वाले हो गए। आमने सामने वाले क्यों बोल रहा हूँ, ये अपोजिट सेम, तो इनके बीच के ये एंगल सेम हो गए। ये राइट एंगल आ गया, अल्टरनेटिंग से ये एंगल बराबर हो गए, तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो चुके हैं। ऐसे ये दोनों भी सिमिलर ट्रायंगल प्रूव हो जाएंगे। 4 ट्रायंगल का सेट आपको मिल चुका है। 2 ट्रायंगल पकड़ के हमें हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है।
ये डेरिवेशन क्यों इस तरीके से की पॉइंट लिख के छोड़ दिया आप लोगों के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा सकता है कि कनकेव मिरर के लिए मिरर फार्मूला प्रूव करो, कन्वेक्स मिरर के लिए मिरर फार्मूला प्रूव करो, और वो हमें एक्सटेंड ऑब्जेक्ट के लिए प्रूव करना होता है। तो की पॉइंट आपके सामने कैसे होगा, रेडियन को बनाना आता ही है, तो बड़ी बात उसके अंदर है नहीं। आयना में जो आप दीजिए जो बोल रहा हूँ सबको समझ में आता है क्या। तो हम लोग अब दोनों ट्रायंगल्स को पकड़ लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रायंगल आप लोग देखिए ध्यान से, एक ट्रायंगल आपने पकड़ा ABF ये वाला, और दूसरा पकड़ा आपने M'P''F, एंड ट्रायंगल M''P''F आर सिमिलर ट्रायंगल्स। हाँ ना में जवाब दे दीजिए, सिमिलर ट्रायंगल कैसे प्रूव तो कर चुका कि अपोजिट एंगल सेम, ये अल्टरनेटिंग से सेम और ये 90 सेम हो गया। तो यहां से लिख रहा हूं मैं AB अपॉन यहां का tan थीटा बराबर यहां का tan थीटा, AB अपॉन FB इक्वल्स टू M''P' अपॉन P''F। यस और नो में जवाब दे दीजिए। आपको क्या लिखा है, हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए इधर से tan थीटा निकाल लो, tan थीटा निकाल लो, वो बात समझा रहा हूं मैं अभी आपको। मैंने यहां से tan थीटा की वैल्यू लिखी ये अपॉन ये, और यहां से tan थीटा की वैल्यू लिखी ये अपॉन ये। M''P' किसके बराबर हम लोग बोलेंगे, सर M''P' जो है वो A''B' के बराबर ही है। तो मैंने यहाँ लिखा M''P' इज इक्वल्स टू A''B'। तो इसको A''B' लिख रहा हूँ तो क्या आएगा सामने नेटली सी, हमारे पास आ गया AB अपॉन FB इक्वल्स टू A''B' अपॉन P''F। A''B' अपॉन AB वी आर लुकिंग फॉर। A''B' अपॉन AB की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, P''F अपॉन FB। यस और नो में जवाब दे दीजिए कि आपको ये इक्वेशन 1 समझ में आ गई क्या? ये क्या लिखा हुआ है, ये हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ही तो है। सभी को बात समझ में आ गई है? दोबारा से पढ़ते हैं, दो ट्रायंगल्स और हमारे पास पढ़े तो देखते हैं बताना कि हमारा ये क्वेश्चन स्क्रीन में है या नहीं भैया। सारा नहीं है, यहाँ तक है, नहीं बहुत कम क्वेश्चन रह गए हमारे हाथ में अभी। कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं यहाँ तक लिख पाए। ट्रायंगल समझिएगा। अब ट्रायंगल ले लीजिए A''B''F एंड ट्रायंगल M''P''F। क्या तुम्हें दिखाई दिया ये भी सिमिलर है? देखो ना, अपोजिट एंगल अल्टरनेटिंग सही है बराबर 90 बराबर 90। क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं? तो यहाँ से फिर tan थीटा की वैल्यू लिख देते हैं M''P' अपॉन P''F, M''P' अपॉन P''F इक्वल्स टू A''B' अपॉन F''B'। M''P' हम सबको दिखाई दे रहा है कि AB के बराबर ही है, तो इसको AB से रिप्लेस कर लिया। AB अपॉन P''F इक्वल्स टू A''B' अपॉन F''B'। तो यहाँ से A''B' अपॉन AB की वैल्यू हमारे पास आ गई P''F अपॉन F''। क्या तुम सबको ये सेकंड इक्वेशन भी समझ में आ गई, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना था। कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, बहुत सिंपल सा प्रूफ है। ये सिंपल सा क्यों लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको बेसिक आइडिया बता दिया कि प्रूफ लिखना कैसे है, इसलिए ये इजी लग रहा है। अगर वो बात ना लिखी हो तो हम जज नहीं कर पाएंगे ये कर क्या रहे हैं। प्रोसेस हमें समझ में आ गया। अब करना क्या है, दोनों को इक्वेट करना है, तो दोनों की ये साइड इक्वेट कर देते हैं। हमने कहा कि 1 एंड 2 से हम फाइनल आंसर की तरफ जा रहे हैं। P''F अपॉन F''B' इक्वल्स टू ये लिखा मैंने वहां से लिख रहा हूं मैं, कुछ गड़बड़ की है मैंने यहाँ पे, शायद ये गड़बड़ किया मैंने यहाँ पे। A''B' अपॉन AB की वैल्यू क्या आई थी, F''B' अपॉन P''F आई थी। ये सब में जवाब दे दीजिए, ये करेक्ट कर लेते हैं अपन यहाँ से। ये आ गया F''B' अपॉन P''F इक्वल्स टू P''F अपॉन F''B। ये सब में जवाब दे दीजिए। सभी को बात समझ में आ गई है। साइड डिस्टेंसेस पोल से मेजर करनी होती है, तो P' को P से P पे लेट कर लेते हैं क्योंकि एपर्चर स्मॉल है, क्योंकि एपर्चर स्मॉल है हमारे पास सिचुएशन में। तो हमने P' को P से रिप्लेस किया, तो ये डिस्टेंस, ये फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, F'' अपॉन Pf इक्वल टू Pf अपॉन Fb। यहाँ तक में डाउट हो तो बोलिए भैया, यहाँ तक में डाउट हो किसी को तो बोल दीजिए। एक बार मैं यहाँ तक का रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ तक का रिपीट करके मैं इसको इरेज करूंगा और फाइनल प्रूफ लिखूंगा, फाइनल आंसर निकालूंगा। दोबारा से बोलता हूँ, हमारी हेडिंग क्या थी, रिलेशन बिटवीन UV F और मिरर, दैट इज कॉल्ड मिरर फार्मूला।
हम लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं मिरर फॉर्मूला। अब यूवीएफ में रिलेशन निकालने का मैंने तरीका बताया, किसके लिए तरीका बताया? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या मैंने कहा कि आप रे डायग्राम बनाइए। जैसे ही आप रे डायग्राम बनाएंगे आपके पास 4 ट्रायंगल नजर आएंगे। उन 4 ट्रायंगल में 2 ट्रायंगल सिमिलर होंगे, 2 ट्रायंगल सिमिलर होंगे। जो 2 ट्रायंगल सिमिलर है उनके दोनों tan थीटा के बराबर कर लीजिए, tan थीटा बराबर रख लीजिए उनके। उसके बाद दोनों से हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल लीजिए। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालने के बाद दोनों को इक्वेट कर दीजिए। जवाब दे दीजिए क्या प्रोसेस समझ में आ गया जो बोला भी थी? एक बार फिर से इस बात को रिपीट कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। मिरर फॉर्मूला बना रहे थे हम लोग एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के लिए। लॉजिक क्या बताया? रे डायग्राम बनाना है। रे डायग्राम में 4 ट्रायंगल दिखाई देंगे। 4 ट्रायंगल दिखाई देते ही आपको 2-2 ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल पकड़ने। कौन से ट्रायंगल्स पकड़ने हैं? सिमिलर वाले पकड़ने हैं। और सिमिलर ट्रायंगल आइडेंटिफाई करने के बाद tan थीटा लिखना है। tan थीटा लिखने के बाद हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है और दोनों हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को इक्वेट करना है। क्या सबको ये बात समझ में आ गई है? हमने ये रे डायग्राम बनाया कनकेव मिरर के लिए। स्मॉल एपर्चर का मिरर है, ऑब्जेक्ट लिया, पहली रे पैरेलल लाइन फोकस से चलेगी, फोकस वाली पैरेलल होगी। ए से आने वाले की इमेज यहां बनेगी a डैश, a डैश यहां बने तो b डैश यहां बनेगा, इसके बिल्कुल नीचे बनेगा। तो हमारे पास इमेज आ गई। हमें 4 ट्रायंगल दिखाई देने शुरू हुए। एक ट्रायंगल ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, दिखाई दे रहा है अपोजिट एंगल्स हैं। 90 डिग्री भी आ गया, अल्टरनेटिव भी आ गया। दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के बाद मैंने यहाँ का tan थीटा और यहाँ का tan थीटा के बराबर लिख लिया। m डैश b डैश इज a डैश b डैश, तो m डैश b डैश को मैंने a डैश b डैश लिख दिया और यहाँ से a डैश b डैश अपॉन a भी निकाल दिया। दैट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल के रख लिया। फिर इन ट्रायंगल्स को सिमिलर लिख के हमने फिर से यहाँ का tan थीटा और यहाँ का tan थीटा लिख के बराबर लिख लिया। mp डैश इज ab वो लिख लिया। उसके बाद वापस हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल दिया। दोनों की हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की जो चीजें आई उनको इक्वेट करती है। एपर्चर छोटा है तो p डैश कहां पर होगा? p पर होगा, वो लिख दिया। यहां तक अभी बात लिखी हुई है, आगे सॉल्यूशन निकालने वाला हूं। पहले तो यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? तो इक्वेशन 3 तक हमें समझ में आ गया क्या चीज लिखी हुई है। सारी डिस्टेंसेस जो होती हैं वो फोकल लेंथ से मेजर की जाती हैं। 2 मिनट का वेट कीजिएगा लिखने से और यहाँ ध्यान दीजिएगा जी। इस इक्वेशन 3 को फिर से यहाँ लिख लेता हूँ एक बार के लिए। एफ बी डैश डिवाइडेड बाय पी एफ इक्वल्स टू पी एफ डिवाइडेड बाय एफ बी। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो हम लोग जो हमने एफ बी डिस्टेंस लिख रखी है या एफ बी डैश डिस्टेंस लिख रखी है इसे पी से मेजर करने वाले हैं। तो एफ बी को लिख सकते हैं पी बी माइनस पी एफ। दिस इज पी बी माइनस पी एफ एंड एफ बी डैश इज पी बी डैश माइनस पी एफ। थोड़ा जवाब दे दीजिए कि आपको लास्ट लाइन समझ में आ गई जो लिखी हुई है यहाँ पर। ये ऐसा क्यों कन्वर्ट किया? बिकॉज़ ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। यस और नो में जवाब दे दीजिए। क्या तुम सबको ये बात समझ में आ गई है कि भैया? सबने कहा कि हमें समझ में आ गई है जी। तो हम लोग अब वैल्यूज पुट करते हैं। ध्यान सुनना, जितनी भी चीजें यहाँ पर, चाहे आप u मेजर कर रहे हैं, चाहे आप v, चाहे f, इंसिडेंट रे के अपोजिट ही आपको u मेजर करना है, इंसिडेंट के अपोजिट आपको v मेजर करना है, इंसिडेंट रे के अपोजिट आपको फोकल लेंथ मेजर करनी है। मतलब ऑल 3 आर नेगेटिव। तो वैल्यूज पुट कर रहे हैं। पी बी डैश की जगह पर माइनस वी, पी एफ की जगह पर माइनस एफ, पी एफ की जगह पर माइनस एफ इक्वल्स टू माइनस एफ डिवाइडेड बाय माइनस एफ माइनस यू माइनस माइनस एफ। यस और नो में जवाब दे दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई में चली जाइए। ये चीज लिखी हुई है एफ माइनस वी, वो चीज लिखी हुई है एफ माइनस यू। तो ये f माइनस वी, f माइनस यू और सामने नेगेटिव ऑफ का स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। यस और नो में ये भी जवाब दे दीजिए। क्या सभी को ये सब समझ में आ गया? इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। f स्क्वायर माइनस vf माइनस uf प्लस uv बराबर f स्क्वायर। क्या आप सबको ये स्टेप भी समझ में आ गया? ये f स्क्वायर बन गया माइनस vf माइनस uf प्लस uv। f स्क्वायर से f स्क्वायर कैंसिल हो गया। इन दोनों को उठा के उस तरफ ले जाते हैं तो हमारे पास रिलेशन आ गया uf प्लस vf
UF प्लस VF इक्वल टू UV, यस और नो में ये भी जवाब दे दीजिए जी। डिवाइड बाय UVF, इस मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड कर रहे हैं, UVF से डिवाइड किया, ये VF और UF थे, तो यहाँ तो बच गया 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। क्या आप सबको ये रिलेशन समझ में आ गया क्या? दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। 1/F की जगह पर क्या लिख सकते हैं लोग जानते हैं, यहाँ पर लोग लिख सकते हैं R/2, तो 1/V प्लस 1/U इक्वल्स टू ट्वाइस बाय R। क्या आप सबको मिरर फॉर्मूला समझ में आ गया? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन UVF और UVR? सिंपल सा डेरिवेशन था, लॉजिक समझ में आ गया? डेरिवेशन का लॉजिक क्या पकड़ के चले थे? हाँ जी, लेंस के अंदर माइनस होता है बेटा, 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। मैंने कहा अच्छा वो गलती से लिखा गया तो प्लस ही कंटिन्यूटी में आ गया। आप ये बोलो कि प्लस ही कैरी करो जी, माइनस आएगा तो सवाल ही पता नहीं होता, इसमें प्लस ही चल रहा है। हाँ ना, मैं जवाब देते थे, सबको बात समझ में आ गई क्या? 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F इज द मिरर फॉर्मूला। कोई डाउट हो तो बोल दीजिए, पक्का जवाब दे दीजिए भैया। अच्छा सुनो, अगर ये प्लेन मिरर होता, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ जो होती है वो इनफिनिटी होती है, हाँ ना, में जवाब दे दीजिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफिनिटी, तो फोकल लेंथ भी इनफिनिटी प्लेन मिरर की। यहाँ पर इनफिनिटी डाल दोगे तो 1/infinity 0, 1/V इक्वल टू माइनस 1/U, V इक्वल टू माइनस U, तो जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतने पीछे इमेज बनती है उसमें। तो सभी को बात समझ में आ रही है क्या? तो हमें यूज करना आना चाहिए, अपने प्लेन मिरर के अंदर भी ये फॉर्मूला यूज कर लिया, फोकल लेंथ को सिर्फ इनफिनिटी रखना था। सभी को बात समझ में आ गई है? ध्यान से सारा डेरिवेशन नोट कर लीजिए बच्चों को। ये आपके पास पहला आर्टिकल पूरा हुआ है आपके यहाँ पे, अपने एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के लिए UVF का एक्सप्रेशन निकाला, रिलेशन एस्टैब्लिश किया, और फिलहाल किया अपने कनकेव मिरर के लिए। नोट कर लीजिए इसको जी। तो ये डेरिवेशन आप सबको समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। जो रे डायग्राम अभी आपने कनकेव मिरर के लिए देखा, यही रे डायग्राम हम लोग अब कन्वेक्स मिरर के लिए भी प्लॉट कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा भैया, सभी का ध्यान यहाँ पर हो। कन्वेक्स मिरर के लिए डेरिवेशन सेम ऐसे ही प्रोसीड होगा। अब हम लोग कन्वेक्स मिरर के लिए बात कर रहे हैं इसी डेरिवेशन की, UVF रिलेशन की। कन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम थोड़ा बनाने के लिए अच्छा ध्यान रखिएगा, क्या करना है आपको। कन्वेक्स मिरर को शो करने के बाद इसका फोकस थोड़ा दूर शो करना चाहिए, तो बस तो बन जाएगा, ठीक है, बड़ी बात नहीं, अच्छा बन जाएगा। ये आपके पास सिचुएशन आ गई जी। इसमें ऑब्जेक्ट मिरर के सामने कहीं भी रख सकते हैं। कन्वेक्स मिरर के अंदर आपके पास ये पोजीशन एक ही है, एक ही पोजीशन, मतलब इस तरफ कहीं भी रख दो, क्योंकि फोकस ही तो उधर डिफाइन हो रहा है। कनकेव मिरर के लिए क्या भाषा बन सकती थी, ये वर्डिंग बन सकती थी कि बियॉन्ड सी पड़ा है, बिटवीन सी एफ पड़ा है, सी पे पड़ा है, एफ पे पड़ा है, पोल और एफ के बीच में पड़ा है, ऐसी बातें बन सकती थी। लेकिन यहां पर तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है ही उस तरफ, फोकस के बराबर डिस्टेंस पे पड़ा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बराबर डिस्टेंस पे पड़ा है, ये वर्डिंग हो सकती है। लेकिन वो सी और एफ पर तो ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो यहां पर कहीं पर भी एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, ऑब्जेक्ट का नाम है AB। रे डायग्राम ध्यान से देखिएगा जी। जैसा कहा आपको, फोकस को थोड़ा दूर शो कर लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ड्राइंग के अंदर हमें। ये जो पैरेलल रे आ रही है, ये फोकस से डाइवर्ज होती हुई एक्सपीरियंस होती है, ये हमने कल सीख लिया था। हाँ ना, में जवाब दे दीजिए। क्या सभी को बात समझ में आ गई है कि ये फोकस से डाइवर्ज होती हुई एक्सपीरियंस होती है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। हमें ये बात समझ में आ गई है जी। इस पॉइंट को हम लोग M नाम दे देते हैं, ये पोल P है। जो रे फोकस में एंटर होने जा रही होती है, इसे बोल दिया कि ये फोकस में एंटर होने जा रही थी, तो ये पैरेलल हो जाती है। यस और नो में ये भी जवाब दे दीजिए। अब ये जो रिफ्लेक्शन के बाद दो रेज मिल रही हैं, ये डाइवर्जिंग रेज हैं। डाइवर्जिंग रेज का मतलब वर्चुअल इमेज का, हाँ ना, में जवाब दे दीजिए। तो इसको पीछे एक्सटेंड कीजिए, इसको तो पीछे एक्सटेंड कर ही रखा हमने।
एक्सटेंड करने पर यहाँ पर इमेज आ रही है, यस और नो में जवाब दे दीजिए। आराम से जवाब देना, कोई दिक्कत नहीं है। चार ट्रायंगल अभी दिख नहीं रहे तुम्हें, अभी चार ट्रायंगल दिख नहीं रहे, अभी चार ट्रायंगल दिखने शुरू होंगे। इस पोजीशन का नाम क्या रखना है मालूम है? इसका नाम रखना है एम डैश। वो एम, ये एम डैश, ये पी डबल डैश और ये पी डैश, ये दोनों के दोनों पी पर ही, कोई बड़ी बात नहीं कि अपर्चर स्मॉल है। अब देखिए क्या चार ट्रायंगल हमें दिख रहे हैं क्या? तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ चार ट्रायंगल दिखने शुरू हो रहे हैं। ये डायग्राम थोड़ा सा गलत जा रहा है, इसको सही किया जा सकता है, फोकस को और दूर करना पड़ेगा। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया ये फोकस में भेजे थे हम लोग रे। तो अभी आपको चार ट्रायंगल दिखाई देंगे। क्या इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला ट्रायंगल फंसा हुआ आपको दिखाई दे रहा है? यस सर। क्या आपको दो ट्रायंगल दिखाई दिए? यस सर। और क्या आपको दिखाई दे रहा है कि इस ट्रायंगल के अंदर एक ये ट्रायंगल फंसा हुआ है? आपको चार ट्रायंगल दिख रहे हैं बच्चों। बाकी प्रोसेस सेम का सेम है जो हम बोला हम लोगों ने। क्या तुम्हें फिर से दिखाई दे रहे हैं ट्रायंगल? सर ट्रायंगल के नाम तो बता दो। वही जो पहले लिखे थे वही लिख रहे हैं। ट्रायंगल ABF आपको दिखाई दे रहा है और एक M डैश P डबल डैश F दिखाई दे रहा है। ये M डैश P डबल डैश A डैश P डैश के बराबर ही है। इससे tan थीटा को बराबर रखना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सर में जवाब दे दीजिए। सेकंड केस में आप ट्रायंगल ले रहे हैं, वो M P डैश F एंड A डैश B डैश F ले रहे हैं। ये M P डैश F ट्रायंगल और A डैश B डैश F ट्रायंगल ले रहे हैं। और M P डैश जो है वो खुद किसके बराबर है? AB के बराबर ही है। आयना में जवाब दे दीजिए। मुझे बता दीजिए कि मैं डेरिवेशन करके दिखाऊं या आप लोग एक बार खुद ट्राई कर लेंगे? एक बार खुद ट्राई कर लेंगे आप लोग ये डेरिवेशन? ये रे डायग्राम आप लोग जरूर बना लीजिए बच्चों। ये कन्वेक्स मिरर से आपने इमेज फॉर्मेशन की है। ये ऑब्जेक्ट कहीं भी पड़ा होता इमेज यहीं बननी थी, मतलब बिटवीन पोल एंड फोकस ही बननी थी। क्लियर है सबको ये बात भी बच्चों? तो कन्वेक्स मिरर के लिए जो रे डायग्राम बनाया आप उसको बना लीजिए। कन्वेक्स मिरर के लिए जो रे डायग्राम हमने बनाया है उसको आप लोग बना लीजिए बच्चों। फॉर्मूला सेम ही आएगा, 1/v + 1/u = 1/f। मान के चलते हैं सबको समझ में आ गई बातें भैया? वो राइट साइड इरेज करो सर डेरिवेशन वाली। यस बेटा, छोटी बनती है मतलब? हाँ ये स्मॉल इमेज बनेगी हमेशा। आपको कहा था 3 डेरिवेशन है, थर्ड डेरिवेशन की बात कर रहे हैं। अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट हो तो डेरिवेशन कैसे करूंगा? थोड़ा प्रोसेस पे काम करना सीखिएगा ये बार। इसका प्रोसेस आपके लिए थोड़ा ज्यादा अच्छी बात है, समझने लायक प्रोसेस है। Process to understand for small aperture, how we deal with these kind of things। ये जो प्रोसेस है ये जेई एस्पिरेंट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। नीट वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते ये प्रोसेस, बाकियों के लिए इंपॉर्टेंट है जो जेई एस्पिरेंट्स है। प्रोसेस समझना है, फॉर्मूला तो वही आना है 1/v + 1/u = 1/f। और डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में है भी नहीं। सिंपल सी बात है, हम लोग कुछ प्रोसेस करके I = R रखने वाले हैं। कुछ प्रोसेस करके I = R, थोड़ा समझाऊंगा तो क्लैरिटी आएगी। सबका ध्यान बोर्ड पर हो भैया। कनकेव मिरर के लिए सॉल्व कर रहे थे, डजंट मैटर। फोकस शो कर दिया, सी शो कर दिया, यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट शो कर दिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट। सिंपल सा रिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। ये I = R शो किया हुआ है। कितनों को समझ में आ गया? देख के बता देना भैया। इंसिडेंट रे आपको दिखाई दे रही है, रिफ्लेक्टेड रे आपको दिखाई दे रही है। कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे चाहिए होती है। पहली रिफ्लेक्टेड ये रही, दूसरी रे को स्ट्रेट भेजा तो ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आ गई, यहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है, ये इमेज है। ये दोनों में जवाब दे दीजिए। क्या इमेज फॉर्मेशन कैसे किया सबको समझ में आ गया क्या? सिंपल I = R लिखा है। कितनों को ये I = R दिखाई दे रहा है भैया? बहुत इंपॉर्टेंट मामला ये वाला I = R। हाँ जी बेटा, फोकस पे क्यों आनी चाहिए? पैरेलल वाली जो थी, ध्यान से सीखना क्या बोल रहे हैं भैया। पैरेलल वाली रे फोकस पे आती है। ध्यान से देख इस ड्राइंग को, समझना बात, सब लोग समझना भैया। सब लोग इस लाइन पे जोर देना दिमाग पे
क्या बोल रहा हूं, जो पैरेलल रे आती है वो फोकस पे जाती है, यस और नो में फटाक से जवाब दीजिए यस और नो में। ये आई है, ये आर है, ऑब्जेक्ट यहां आ गया तो आई कम हुआ, आई कम हुआ तो आर भी कम ही होना चाहिए, पक्का फोकस पे नहीं जाएगी। सिंपल रिफ्लेक्शन बोला भाई सब, देख लो ध्यान से, कुछ भी नहीं है, ऑप्टिकल फिनोमेनन रिफ्लेक्शन पढ़ रहे, सिंपल आई बराबर आर बोला था मैंने कि आई कम हुआ तो क्या होगा, आर भी कम होगा सर। यस सर। इज इट मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू? प्लीज देख लीजिए, मैं इस बात का यूज आगे जाके बहुत बार करूंगा भैया। आई बराबर आर बोलना आना चाहिए, सिर्फ लिखने में जोर मत दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बातों पे। ये जो आप अभी डायग्राम देख रहे हैं उस तरफ का, उस तरफ हम लोगों को वापस कुछ काम करना है। एपर्चर स्मॉल है, ये याद रखेंगे। इस पॉइंट का नाम एम रख देते हैं, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करके पी डैश देते हैं। पी डैश पी के पास ही है क्योंकि एपर्चर स्मॉल है, क्योंकि स्मॉल एपर्चर है। ध्यान से सीखना भैया, कभी भी आपके पास पॉइंट ऑब्जेक्ट आ जाए तो आपको ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा एंगल मानना है, इमेज के साथ बीटा और सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ गामा एंगल मानना है। अल्फा बीटा गामा सबको दिखाई दे रही हो? कोई बड़ी बात तो है नहीं। ट्रायंगल चेक कीजिएगा, ट्रायंगल ओएमसी पकड़ लीजिए। ओएमसी में गामा एक्सटर्नल एंगल है तो गामा इक्वल टू कितना आ गया आपके सामने है, अल्फा प्लस आई। यहां से आई की वैल्यू निकाल के रख लीजिए। क्लियर है जी? इसके बाद आप ट्रायंगल आईएमसी पकड़ लीजिए। आईएमसी में बीटा किसके बराबर हो जाएगा, आईएमसी में बीटा एक्सटर्नल एंगल है तो बीटा इक्वल टू आ गया आपके पास गामा प्लस आर। बीटा इक्वल टू गामा प्लस आर, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, बीटा माइनस गामा। क्या दोनों बातें समझ में आ गई आप सबको? दोबारा से बोल देता हूं, ट्रायंगल ओएमसी में गामा एक्सटर्नल एंगल है तो गामा इक्वल टू अल्फा प्लस आई। आई निकाल के रख लिया, आई आ गया गामा माइनस अल्फा। यहां से आईएमसी ट्रायंगल में बीटा इक्वल गामा प्लस आर तो आर की वैल्यू बीटा माइनस गामा। और रिफ्लेक्शन सिंपल सी चीज है, आई इक्वल टू आर। आई इक्वल टू आर लिख रहे हैं, गामा माइनस अल्फा इक्वल्स टू बीटा माइनस गामा। बीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू ट्वाइस गामा। क्योंकि एपर्चर स्मॉल है तो बीटा को 10 बीटा से, अल्फा को 10 अल्फा से, गामा को 10 गामा से रिप्लेस कर सकते हैं एपर्चर स्मॉल की वजह से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये प्रोसेस समझना जरूरी है। कई क्वेश्चन में इनको आप लोगों को ये प्रोसेस करना पड़ सकता है। ये आपको बड़ा डायग्राम दिख रहा है, आपको दिख रहा है जो बना रखा है लगभग 45 का एंगल है ये वाला। एपर्चर छोटा होता तो ये बहुत नजदीक आता भाई साहब, है ना? मुझे आप दे दीजिए तो मैं दूर तक ड्राइंग दिखाई दे रही है, बहुत बड़ा एंगल प्लॉट कर रहा है मैंने इस टाइम पे। गो टू द कॉमन सेंस, वी टॉक्ड यस्टरडे कि ये 1 2 3 5 5 दिन तक के एंगल ही होते हैं, बहुत बड़े एंगल नहीं होते भैया। तो ये बहुत नजदीक मामला है सारा का सारा। आई गेटिंग द पॉइंट? इसीलिए हम लोग इसको लिख पा रहे हैं। तो मैं लिख लिया इसको 10 बीटा प्लस 10 अल्फा इक्वल टू ट्वाइस 10 गामा। खत्म कर रहे हैं बात को। 10 बीटा की वैल्यू कितनी है आपको? कि 10 बीटा की वैल्यू है m p डैश अपॉन p डैश f, सॉरी p डैश o। 10 बीटा लिख रहा हूं क्या, p डैश i। यस और नो में जवाब दे दीजिए। p डैश i तो है, प्लस 10 अल्फा m p डैश अपॉन p डैश o बराबर ट्वाइस m p डैश अपॉन p डैश c। m p डैश हर जगह से कैंसिल हो गया, m p डैश हर जगह से क्या हो गया भैया, कैंसिल हो गया। और p डैश को किससे रिप्लेस कर देंगे, p से रिप्लेस कर देंगे। राइटिंग द फाइनल आंसर 1 अपॉन pi प्लस 1 अपॉन po इक्वल टू ट्वाइस अपॉन pc। ये सारी वैल्यूज लिख रहे हैं, ये माइनस v है, ये माइनस u है और ये माइनस का r है। तीनों जगह से नेगेटिव खत्म हो गया तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू ट्वाइस बाय r, दैट इज 1/f। क्या आप सबको ये डेरिवेशन क्लिक कर गया? क्या लिखा हुआ बच्चों? बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन है। मैं आपको फिर बोल दूं, ये प्रोसेस की इंपॉर्टेंट है जेईई एस्पिरेंट्स के लिए। कुछ क्वेश्चन में आपको ये प्रोसीडिंग्स खुद करनी पड़ सकती है, करनी पड़ सकती है रिफ्रैक्शन में। ये करना आना चाहिए हमें प्रोसेस। क्या आप सबको ये बातें समझ में आ गई जो बताई जा रही है बच्चों? तो मैंने क्या बोला, इसका डेरिवेशन कोई मुश्किल नहीं है लेकिन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। सिंपल क्या लिखा, I इक्वल टू R लिखा और कुछ भी नहीं किया हुआ है। सिंपल सा डेरिवेशन। रिलेशन में भी वही है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। गॉट इट? नोट इट डाउन बेटा। ये लास्ट टॉपिक था हमारा
इमेज फॉर मिरर फॉर्मूला के लिए तीन तरीके से तीनों के तीनों तरीके आपको बता दिए। अब मेन मुद्दे पे जाएंगे, इसके अंदर नोट कीजिए अंदर से। ये डेरिवेशन हुआ पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। रे डायग्राम में एरो लगाना जरूरी है भैया, रिफ्लेक्शन की बात आ रही है। रे डायग्राम में एरो जरूर लगाइए जी। ये डेरिवेशन आप लोग बड़ी आसानी से मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करके सीख जाएंगे। इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। जो आज पहले दो डेरिवेशन किए वो आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करने हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं वो डेरिवेशंस। नेक्स्ट हेडिंग की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन जो होता है एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। ये क्या बताती है? ये बताती है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो क्या है। स्मॉल एम से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा बड़ा लिखने की लिखा गया है जी। दोबारा से लिखते हैं। हेडिंग क्या है हमारी? हेडिंग सिर्फ मैग्निफिकेशन वर्ड लिखा हो तो इस मैग्निफिकेशन का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। M is HI upon HO, height of image upon height of object। सिर्फ ये मैग्निफिकेशन लिखा हो तो इसका मतलब ये वाला होता है। लेकिन हम लोग इसको ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। सिर्फ मैग्निफिकेशन का मतलब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ट्रांसवर्स का मतलब परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर तो हाइट मेजर की जाएगी। भैया सबका ध्यान यही है क्या? दाएं बाएं मत देखना, यहां ध्यान रखना। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो फॉर्मूला है दैट इज माइनस v by u। दैट इज माइनस v by u। ये याद रखना है। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस v by u, ये हमें याद होना चाहिए। डेरिवेशन बिल्कुल सिंपल सा इस बात का, जो मर्जी मिरर ले लीजिए। कनकेव मिरर के लिए बताता हूं, आपने ऑब्जेक्ट यहां रखा और आपने इमेज यहां बनाई। डेरिवेशन याद है ना? आपने ऑब्जेक्ट यहां रखा था और इमेज की यहां बनाई थोड़ी देर पहले। तो आप ये वाला रे पकड़ लीजिए। क्या आपको दिखाई दे रहा है? थीटा और थीटा वाला डायग्राम आ गया ये तो पोल पे। यस और नो में जवाब नहीं आया भैया? यस सर। तो यहां पर ये तो आपके पास है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, tan थीटा लिख रहा हूं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन u नेगेटिव। हाइट ऑफ इमेज का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किस तरफ नाप रहे हैं? आप कहेंगे हम तो ये अबव प्रिंसिपल एक्सिस नाप रहे हैं पॉजिटिव, और u तो नेगेटिव ही है। हाइट ऑफ इमेज किस तरफ नाप रहे हैं आप इस केस में? नीचे की तरफ नाप रहे हैं और v भी नेगेटिव। यस और नो में जवाब नहीं आया भैया तुम्हारा? यस सर। क्या लिखा है? फिर से tan थीटा over tan थीटा लिखा हुआ है। एंड वी आर लुकिंग फॉर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तीन नेगेटिव साइन थे तो एक नेगेटिव तो बचेगा बचेगा। ये नीचे है तो ये ऊपर गया, माइनस v by u। हाउ वी डिराइव इट? इज इट अंडरस्टूड टू यू? यस सर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज आप दोनों का यूज कर पाए और आपने रेशियो निकाला hi अपॉन ho का, दैट इज माइनस v by u। ये आपको याद होना चाहिए। आया ना? में जवाब नहीं आया तुम्हारा? यस सर। डेरिवेशन यहां लिखा हुआ है, उस बात को आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा सारे जने भी। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ कुछ समझ में आ रहा है जी हमें?
सभी का ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है इसके अंदर। देखते जाइए जी, m इक्वल्स टू माइनस बी बाई यू माइनस 1 बाई यू टाइम 1 बाई बी या टाइम 1 बाई बी। क्या ये स्टेप और ये स्टेप सेम है? ये m का फॉर्मूला कब काम में आएगा? या कहोगे m का फॉर्मूला तब काम में आएगा जब v और u पता होंगे, लेकिन स्टार्टिंग में तो u और f ही देगा। तो वी आर एलिमिनेटिंग v माइनस 1 बाई यू, आप लोग जानते हैं 1 बाई v प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई f होता है। तो 1 बाई v की वैल्यू आपके पास है 1 बाई f माइनस 1 बाई यू। यस और नो में जवाब दे दीजिए जी, पक्का बोल दीजिए जी। इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 1 बाई यू तो पड़ा ही है, ये uf ऊपर चला गया और नीचे बच गया u माइनस f। हाँ या ना में ये भी जवाब दे दीजिए। u से u कट गया, नेगेटिव का भी यूज कर लेते हैं। क्या आपको f अपॉन f माइनस u, क्या आपको ये मैग्निफिकेशन समझ में आ गई क्या? क्या ये नया फॉर्मूला भी समझ में आ गया? हालांकि ये याद रखता है बच्चों को, कोई बड़ी बात नहीं, ये याद रख लीजिए। लेकिन कन्वर्ट करना भी तो आना चाहिए ना, कैसे कन्वर्ट किया पता लगा? अगर आंसर ही आपको uf के टर्म में दे दिया तो एलिमिनेट किसको करना है? v को एलिमिनेट करना है। इट्स योर चॉइस कि आप कैसे एलिमिनेट करते हैं। अब यहां से v निकाल के यहां पुट करो तो भी ये फॉर्मूला बनेगा। मेरे को 1 बाई v एलिमिनेट करना आसान लगा तो उसको मैंने 1 बाई v में कन्वर्ट करके एलिमिनेट कर दिया। क्या आप सबको बात समझ में आ गई है? यस सर। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो इंप्लाइज इरेक्ट इमेज है। इरेक्ट का मतलब क्या होता है जी? इरेक्ट का मतलब होता है सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इरेक्ट का मतलब है। मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर तो इमेज भी ऊपर, ऑब्जेक्ट नीचे तो इमेज भी नीचे, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज इरेक्ट। जनरली ऑब्जेक्ट यही मिलेगा तो इरेक्ट का मतलब क्या होगा हम लोग जानते ही हैं, ये सीधी इमेज बन रही है। लेकिन बेसिक मतलब क्या? सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, जो अपनी है तुम्हारे। और अगर m नेगेटिव आ गया तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी। क्लियर है जी? m की वैल्यू, m का मैग्नीट्यूड बहुत 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 बड़ा आ गया 1 से, तो ये आ गया वेरी लार्ज साइज इमेज। तो छोटा लिखा गया, लेकिन m बहुत बड़ा है, इससे मतलब वेरी लार्ज साइज इमेज। m की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है तो लार्ज इमेज। m का मैग्नीट्यूड 1 आ गया तो इसका मतलब इक्वल साइज्ड। m की वैल्यू 1 से छोटी आ गई तो स्मॉल इमेज, और m के मैग्नीट्यूड 1 से बहुत बहुत छोटा आ गया तो डिमिनिश्ड इमेज, वेरी स्मॉल इन साइज, पॉइंट साइज बन गया, डिमिनिश्ड, वेरी माइन्यूट इन साइज। क्या 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 नामकरण किया आपको समझ में आ गया? मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा तो वेरी लार्ज साइज, मैग्नीट्यूड बड़ा है 1 से तो लार्ज साइज इमेज, इक्वल टू 1 तो इक्वल साइज है। मोड लिख रहा हूं सब जगह पे, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब तो पहले बता दिया मैंने आप लोगों को, स्क्रीन में है कि आप लोग देखना भाई, स्क्रीन से बात तो नहीं, सभी को ये बात समझ में आ गई उनके बारे में। m इज नथिंग टू डू विद रियल और वर्चुअल इमेज, इसका रियल वर्चुअल से कोई लेना देना नहीं है। नथिंग टू डू विद रियल और वर्चुअल, ये सिर्फ साइज पर कमेंट कर रहा है और बता रहा है कि सेम साइड में या अपोजिट साइड में। क्या आपको ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन या सिर्फ मैग्निफिकेशन क्या होती है पता लग गया आप सबको? सिर्फ मैग्निफिकेशन का मतलब ये बता दो। आवाज दे दीजिए, फिर से पूछता हूं कि आप सबको यहां तक की बातचीत समझ में आ गई है? यस सर। फिर से पूछता हूं कि आपको ये वाली पूरी बातचीत समझ में आ गई मैग्निफिकेशन के रिगार्डिंग? यस सर। अब आपके पास 2 फॉर्मूले रेडी हो चुके हैं इसके अंदर मिरर के लिए। एक तो मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f और एक मैग्निफिकेशन -v/u, दैट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जवाब दे दीजिए कि ये बात सारी क्लियर होगी आप लोगों को? यहां तक यहां तक नोट कर दीजिए जी। एक मैग्निफिकेशन क्वेश्चंस के बीच में लूंगा, वही डेफिनेशन लिखूंगा आपको मैं।
इरेज कर रहे हैं। अब आपके पास मिरर को सॉल्व करने के लिए दो फॉर्मूला आ चुके हैं, एक एक्सप्रेशन तो ये वाला है और एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी अभी आपने सीखा ये वाला। ठीक है जी। अब मिरर के क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आती है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग अगले 15-20 मिनट तक कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोग अवेयर रहिएगा इस क्वेश्चन को लेके। इस क्वेश्चन से काफी कुछ सीखने को मिलेगा हमें। एक आपको कनकेव मिरर गिवन है जिसकी फोकल लेंथ गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है जो यहाँ से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। ये बना के दे दिया भाई ने। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। थोड़ा सा काम कीजिए, पहले तो मुझे फोकस और इस केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर आप प्लेस करवा दीजिए, काम कर लिखो। फोकस का बना दूं मैं इस केस में, इन दोनों के बीच में बनाना पड़ेगा। हाँ ना में जवाब दे दीजिए। क्या सभी को बात समझ में आ गई? पक्का जवाब दे दीजिए। और सी का बनेगा यहाँ से 20 है, यहाँ से 5 और दूर। क्या आपको ये दोनों पोजीशन समझ में आ गई क्या कि फोकस कहाँ पर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर है? पक्का जवाब दे दीजिए। पक्का बोल दीजिए। सबसे पहली चीज निकालनी हमें इसके अंदर इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल और उसका रे डायग्राम बनाना। बता दीजिए क्या फॉर्मूला यूज करने वाले हैं भैया आपको? यू और एफ दोनों ही पता है आपको इस क्वेश्चन में? तो 1/b प्लस 1/u, u की जगह पर -15 और f की जगह पर -10। हाँ ना में जवाब दे दीजिए। भाई सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, अटेंटिवली होना चाहिए। इस क्वेश्चन में डल मत रहिएगा। 1/b इक्वल टू 1/15 माइनस 1/10। यू तो जाके पॉजिटिव हो गया। सबको दिखाई दे रहा है, आंसर तो बन ही जाएगा यहाँ से, तो बड़ी बात नहीं है। कितना लिख दे? माइनस का 5 लिखने के लिए कहा गया है, तो v की वैल्यू आ गई -30 सेंटीमीटर। आया ना में जवाब दे दीजिए। सभी को बात समझ में आ गई है? तो आंसर आ गया 30 -30 कहीं यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर कहीं पर इमेज बन रही है। रे डायग्राम बनाने के लिए कहा गया है, तो क्या आपको रे डायग्राम समझ में आ गया क्या भैया? ये पहले रिफ्लेक्टेड रे, ये दूसरे रिफ्लेक्टेड रे और यहाँ पर कहीं इमेज बन रही है -30 पर। यस और नो में जवाब नहीं आया भैया तुम्हारा? यस सर। सभी का जवाब तो नहीं आ रहा भैया? यस सर। कुछ पूछना पूछ लीजिए। फिर से बोलो बेटा। नहीं, ये सॉल्व करने पर -30 आया, मतलब पोल से -30 कोऑर्डिनेट में इमेज बन रही है, तो -30 कोऑर्डिनेट में इमेज बना दी हमने। बननी भी यहाँ चाहिए थी। I बराबर R से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये I बनेगा ही बनेगा, तो R तो इधर ही आएगा। आना में जवाब दे दीजिए। और दूसरी बात, जो रे स्ट्रेट जाएगी लौट के यहाँ आएगी, तो इमेज यहाँ बन रही है। क्या सबको बात समझ में आ गई? इमेज कैसे बनाई गई है भैया? आवाज में दम नहीं है यार तुम्हारी। मैग्निफिकेशन बता दो इस क्वेश्चन के अंदर। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, जो भी याद हुआ हमें। -v is -30, u is -15, मैग्निफिकेशन इज -2। क्या तुम सबको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? अरे बोर्ड से ध्यान नहीं डालना भैया, जब तक मैं कहूँ नहीं लिखना नहीं। एक बार आई विल गिव यू द टाइम। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 0 है, तो हाइट ऑफ इमेज भी 0 है। तो देखते जरा, मैग्निफिकेशन तो -2 कहलाएगी ना फिर भी। अगर तुम कह रहे हो ये हाइट पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज में अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ही 0 है, तो हाइट ऑफ इमेज तो अपनी बात को बरकरार है ना, उससे दिक्कत क्या है? लेकिन इसी मिरर पर, इसी लोकेशन पर तुम कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रख दो। लो, इसी क्वेश्चन पर मैंने तुम्हें कहा कि ये 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अब तेरा आंसर आ गया -2 सेंटीमीटर। है ना में जवाब दे रहे
उल्टी साइड में -2 सेंटीमीटर मतलब ये आंसर आ गया। क्या तुम सबको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया क्या भैया? Yes, sir. फॉर्मूला तो ये भी गलत नहीं हुआ ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो तो हाइट ऑफ इमेज की जरूरत दी थी उसने, Yes, sir. लेकिन मैग्नीफिकेशन तो इस मिरर के लिए तो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगी, हाइट आएगी नहीं आएगी। Yes, sir. मैग्नीफिकेशन एक मिरर की डिफाइन होती है, ऑब्जेक्ट की डिफाइन नहीं होती है। पर्टिकुलर यू पर्टिकुलर एफ के लिए पर्टिकुलर मैग्नीफिकेशन आ गई। अब उस जगह पे जो मर्जी ऑब्जेक्ट रख दो तुम, चींटी रखोगे डबल साइज की आ जाएगी, कुछ और पॉइंट है उसकी साइज 0 हो गया। मायना में जवाब दे दीजिए कि आपको ये सेकंड इक्वेशन समझ में आ गया क्या? Yes, sir. अब क्वेश्चन था कि AB 1 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर पर ही पड़ा है, 15 सेंटीमीटर पर ही पड़ा है, ये बताया मैंने आपको। क्या मैं मालूम तुम्हें सारा समझ में आ रहा है? Yes, sir. सोच समझ के जवाब देना भैया। Yes, sir. U की वैल्यू 15 इधर रखी थी, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर गिवन थी। मैंने पूछा आपसे इस केस में हाइट ऑफ इमेज कितनी आएगी, आपने कहा हाइट ऑफ इमेज आई -2 सेंटीमीटर। नेगेटिव का मतलब हम लोग जानते हैं इन्वर्टेड है 2 सेंटीमीटर इन लेंथ। यस और में जवाब नहीं आया। कितने क्वेश्चन हो गए तुम्हारे? थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं इसी सेगमेंट में। अगर इस कनकेव मिरर के लिए एक ऑब्जेक्ट C पे पड़ा हो, तो इमेज बतानी है कहां बनेगी? सी में बनेगी। कैसे पता लगा तुम्हें? कैसे पता लगा आप लोगों को? सेम एंगल पे जाके सेम एंगल पे आएगी, क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस हो गया जी। आयना में जवाब दे दीजिए। Yes, sir. तो इसकी इमेज तो यही वापस आ गई, बाकी भी इमेज यही बननी है, तो सेम साइज की इन्वर्टेड इमेज बन गई। यस और नो में जवाब दे दीजिए। क्या क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया क्या आपको? Yes, sir. ये ऑब्जेक्ट गिवन है, हाइट ऑफ इमेज -2 सेंटीमीटर, लोकेशन C पर इमेज आ गई। क्या आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आ गए हैं क्या? Yes, sir. अरे सेम साइज की आएगी ना भाई, B और U बराबर आ गए तो मैग्नीफिकेशन इज -1, तो सेम साइज की लेकिन इन्वर्टेड इमेज बन रही है। जानना चाहते हो कि ये 3 क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए क्या भैया? Yes, sir. गड़बड़ मत कीजिएगा, सोच समझ के जवाब दीजिएगा जी। ये 3 क्वेश्चन लिखिए भैया। 2 तरीके भाई मेरे पास। इस U की जगह पर तुम रख लो वैल्यू वापस -15, यहाँ पर लिख लो -10, सोल्व कर लो, वापस वैल्यू कितनी आ गई? +-20 आ गई। तो C वाली C पर बन रही है। पहला तरीका बोलने का ये हो गया। दूसरी बात, C वाली C पर बननी भी चाहिए इमेज। कैसे? नॉर्मल इंसिडेंस है, I0 तो R0। यस और नो में जवाब नहीं आ भैया। इसके कोऑर्डिनेट बता दे भैया। ये रे U जाके यूं ही आ जाएगी, ये वाली U जाके यूं ही आ जाएगी, तो इस B की इमेज तो B पर ही बन रही है ना भाई, बाकी उसके नीचे बननी जरूरी थी। किसी को नींद तो नहीं आ रही भैया? थक तो नहीं गए तुम लोग? कितने क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये वाले? 3 क्वेश्चन लिखे, फटाफट लिखो भैया। पहला क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया कि 15 पर जब ऑब्जेक्ट था तो 30 पे इमेज आपने कैसे बनाई है? सिंपल यूवीएफ फार्मूला यूज किया हुआ है। हाइट भी समझ में आ गई आपको, ये सिचुएशन भी समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। ऑब्जेक्ट फोकस पर हो तो इमेज कहां पर बनेगी? इनफिनिटी में बनेगी। ऑब्जेक्ट फोकस पर तो इमेज इनफिनिटी में बनेगी। ये प्रॉब्लम जो है ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है जो लिख रहा हूं भाई साहब। डेटा गिवन नहीं है, डेटा उस एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, डेटा हम लोग यूज कर रहे हैं। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, देखना जो स्क्रीन में है नहीं है, कुछ बात तो नहीं चलेगा। बाहर है या बाहर है? बाहर नहीं है। ओके, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर
क्वेश्चन की वर्डिंग जो गिवन है उसमें फोकल लेंथ गिवन नहीं है, उसने कहा है कि एक रॉड यहां पड़ी है, इसकी इमेज की लेंथ बता दीजिए जी। ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, इसकी इमेज की लेंथ बता दीजिए। सी वाले की इमेज क्या बनेगी, एफ वाले की इमेज क्या बनेगी, तो मतलब बाकी सारी इमेजेस तो इसके बीच में बननी है। तो यहां से लेके इनफाइनाइट तक जाना, तो साइज कितना होगा इमेज का, इनफाइनाइट साइज। क्या आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई क्या? इसकी इमेज कहाँ बनी थी, सी वाले की सी पे, एफ वाले की इन्फिनिटी पे, बाकी इमेजेस को बीच में बननी है। सभी का ध्यान यहाँ पर है क्या भैया? एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, आपको बोल रहा हूं मैं, आपको पता लग जाना चाहिए। इमेज लेंथ पूछी हुई थी, तो इमेज लेंथ इस क्वेश्चन की तो आ गई इनफाइनाइट। इसमें कोई लंबी चौड़ी बात तो है नहीं। नया क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूं मैं इसी के अंदर। अब ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम नहीं रही भैया, मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन आसान कर देता हूं। यहां पर एक रॉड पड़ी है जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, जिसका एक एंड सी पे आ रहा है। इस रॉड की इमेज की लेंथ बतानी है भैया। बिना पंच लगा सकते हो पिछले क्वेश्चन को देखते हुए। सी वाले की इमेज क्या बनेगी, तो इस ए की इमेज तो ए पर ही आ गई, इसकी इमेज कहां जाएगी, कोऑर्डिनेट बता दो ना, कोऑर्डिनेट मालूम है तुम्हें इसका, -30 में जाएगी इसकी इमेज, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर तो 15 अपने में बन गया कोऑर्डिनेट, और 15 वाले की इमेज -30 में भी बनाई आप लोगों ने। आया ना, में जवाब नहीं आया भैया तुम्हारा? क्या तुम्हें इस बी कोऑर्डिनेट की इमेज बी डैश कहां बन गई पता लग गया, और ए डैश तो यहां बन ही गया था। तो दिस इज इमेज। क्या तुम सबको इमेज समझ में आ गई? ये 30 कोऑर्डिनेट, ये 20 कोऑर्डिनेट नेगेटिव का, तो इमेज लेंथ कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। क्या आपको ये इमेज लेंथ समझ में आई? कैसे निकाली आप लोगों ने? आवाज में दम ही नहीं है भाई सब तुम्हारी यार। सर समझ में नहीं आया तो ये बात बोल दो भैया। ऑब्जेक्ट कैसे पड़ा पता लग गया, 5 सेंटीमीटर लेंथ की रॉड रखी हुई है, जिसका एक एंड सी पर है, एक एंड सी पर, तो दूसरा एंड कहां पर आएगा, 15 कोऑर्डिनेट में तो आएगा, u is -15। इस डेटा के लिए u -15 f10 लेके आपने v कितना डिसाइड कर लिया थोड़ी देर पहले, -30। तो इसकी इमेज यहां बनेगी, इसकी इमेज यही बनेगी, बाकी सारी इमेजेस इसी के पीछे बननी है। ये लाइन किसी को समझ में नहीं आती भैया, बाकी इमेजेस इसी के बीच में बननी है। जिसको समझ में नहीं आती वो पकड़िए बात को। ये नॉर्मल ड्रॉ किया, क्या इसकी इमेज आपने 30 पे बनाई है? अरे लाउड नहीं आओ ना बात पे भाई। इसकी इमेज हमने 30 पे बनाई है थोड़ी देर पहले भी। फर्स्ट डायग्राम बनाया था आज का भी थोड़ी देर पहले। इसके लिए i कम तो r कम, i कम तो r कम, i 0 तो r 0, तो बाकी सारे इमेजेस इसी कोऑर्डिनेट के बीच में आई है। तो फाइनल इमेज लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर समझ में आ गई है क्या भैया? आवाज में दम फिर नहीं आ रहा है। तुम लोग थक गए, बहुत जल्द थक गए, तुम लोग नहीं झेल सकते 2 घंटे क्लास। तुम्हारी शक्लें बता रही है कईयों की भी। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ये सी पोजीशन दे दी आपको इस केस में। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है इस मिरर की। यहां पर एक यू शेप्ड वायर पड़ी है, इस यू शेप्ड वायर की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। कहता है इसकी इमेज की लेंथ बता दो, इसकी इमेज की लेंथ बता दो। मुझे इसकी इमेज की लेंथ चाहिए, मुझे तुम्हारा सॉल्यूशन नहीं चाहिए, इमेज की लेंथ चाहिए। इमेज की लेंथ, इसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है, तो तुम एक टुकड़ा मत जवाब दो, मुझे इमेज की लेंथ का जवाब दे दो। 25 सेंटीमीटर। सी के कैसे? 5 वाले की इमेज 5 बनेगी, इस 5 की इमेज 10 बनेगी, और इसका 5 का डबल होकर 10 बनेगा। हाँ ना, में जवाब दे दो। तो 10 ये और 5 ये। क्वेश्चन तो पूरे नहीं आएगा पेपर में तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें ये समझ में आ चुका था कि इसकी लेंथ डबल करनी इस क्वेश्चन में। इसका कोऑर्डिनेट अभी भी तुमने डिसाइड किया 10 बन रहा है। ये सेम साइज की इमेज देता ही अभी भी डिसाइड किया था ये भी आपको। आया ना, में जवाब नहीं आया भैया? यस सर।
पक्का जवाब दे दीजिए कि तुम सबको बात समझ में आ रही है क्या भैया? Yes, sir. कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 3 थे। क्या तुम्हें ये 4th क्वेश्चन, क्या तुम्हें ये 5th क्वेश्चन समझ में आ गया क्या भैया? Yes, sir. हाँ जी, ये तो नोट कर दिया होगा, ये भी नोट नहीं किया? नोट कीजिए ये सारे क्वेश्चन। कोई जल्दी नहीं है, एक ही क्वेश्चन से प्रोसेस सिखा रहा हूं, हाउ टू डील विद क्वेश्चंस। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम कौन सी पता लग गया ना? वो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम नहीं है जो मेंशन है वहां पे इस टाइम पे। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम थी ये पूरा ऑब्जेक्ट यहां तक फिटेड था, हुक से लेकर सी के बीच में। ये 2 क्वेश्चन रेज कर रहा हूं, ये जरूरत है। यहां ध्यान दीजिए, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। पंद्रह सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, छोटा सा ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ है 0.1 mm। या सिर्फ 1 mm की बात कर रहे थे, 0.1 सेंटीमीटर हो गया। 1 mm साइज का ऑब्जेक्ट पड़ा है। क्वेश्चन है इसकी इमेज की लेंथ कितनी आएगी? इसकी इमेज की लेंथ कितनी आएगी? अब मेरे साथ रहेगा 2-4 मिनट के लिए, 2-4 मिनट के साथ रहेगा क्वेश्चन। मैंने इस तरह हाइट तो कोई दी नहीं बेटा, इसमें मैंने यू लेंथ दी है 1 mm की, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस तो साइज गिवन ही नहीं है। साथ रहिए, बात को सुनिए ध्यान से। एक ही क्वेश्चन से सिखाने का तरीका चल रहा है। लास्ट में याद है लोकेश भाई, जब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो आपके पास ए की यू है, फॉर्मूले से आपके पास ए की वी आना था, आपने निकाल लिया, और वो वी का फॉर्मूला हमारे पास 1/v + 1/u = 1/f। वो बात अलग है कि इस डेटा को हमने सॉल्व कर रखा है 15-10 को, तो आंसर आ रहा 30 सेंटीमीटर। Yes, sir. पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए इसकी इमेज 30 बनती है, हाँ ना में जवाब दे दीजिए। Yes, sir. थोड़ी देर के बाद आपको क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट दी एक रॉड से। रॉड के क्वेश्चन को आपने क्या सॉल्व किया? आपने कहा रॉड के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, एक एंड को सॉल्व कर लो, 2 एंड को सॉल्व कर लो। 2 u आएंगे तो 2 v आएंगे, 2 u आएंगे तो 2 v आएंगे। Yes, sir. उन दोनों v का डिफरेंस हमारा आंसर था इमेज की लेंथ। यस और नो में जवाब दे दीजिए। Yes, sir. सुन ले भाई, सुन लीजिए बात को सारे जने। प्रोसेस ही इंपॉर्टेंट होता है, बात को समझना इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। 2u तो 2v के डिफरेंस से आपने इस रॉड की लेंथ लिखी। मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें 2u तो 2v है, 2v से ये लेंथ आई थी। ये मामला तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से ही आया। यहां पर आपके पास फिर लेंथ आ गई है, तो 2u 2v, अब 15 सेंटीमीटर लिखा हुआ है,
अब ध्यान सुनिएगा ध्यान से, तो दो u की वैल्यूज क्या क्या आएंगे? 15 और 15.1। कोई कहता 14.9 और 15, कोई कहता 14.95 एंड 15.05। आवाज में दम नहीं है तुम्हारी? कोई 15 और 15.1 लेके सॉल्व करेगा। 15 और 15.1 लेके सॉल्व करने की बात करते हैं, 1/b माइनस प्लस 1/u, u की वैल्यू में 15 ले लेते हैं, फोकल लेंथ तो 10 है ही है, इससे भी आ गया 30 सेंटीमीटर नेगेटिव, यस और नो में जवाब दे दीजिए। दूसरा सॉल्व कर लेते हैं 14.9 या 15.1 लेके। ऑब्जेक्ट को 15 पे रखा हुआ, तो मैंने तुम्हें कब कहा कि ये सेंटर तक की डिस्टेंस गिवन है, एक एंड की डिस्टेंस गिवन है, तो 14.95 एंड 15.05 इज द बेस्ट चॉइस टू ऑप्ट। लेकिन फिर भी 15.1 से कर रहे हैं या 14.9 से कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। जो लिखा है क्या तुम सबको समझ में आया क्या भैया? आवाज नहीं आई तुम्हारी? इसको उठा के इस तरफ ले जाते हैं, आया ना में जो सॉल्व कर लेते हैं इसको। माइनस का 5.1 डिवाइड बाय 151, v की वैल्यू आ गई 151 अपॉन 5.1। थोड़ा सा सॉल्व करके बताना कितना आ रहा है, ये कैलकुलेटर से सॉल्व करके बता दो। पहले बताओ ये आंसर आ रहा है क्या b2 का? 29.6 आ रहा है क्या? 29.6 आ रहा है, ठीक बड़ी बात। आया ना में जवाब दे दीजिए। क्या आपके पास दो v की वैल्यूज आ गई है? यस सर। पक्का बोल दीजिए। Yes, sir. तो आपके पास v2 माइनस v1 कितना आ गया? आपके पास v2 माइनस v1 आ गया 0.4 सेंटीमीटर या फिर 4 mm। यस और नो में जवाब दे दीजिए। पक्का बोल दीजिए कि आपको समझ में है कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। Yes, sir. तो ऐसे सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ये एक लॉन्ग अप्रोच होगी, यहाँ कैलकुलेशन फंस रही है। अरे माइनस ले ले, दोनों नेगेटिव है, आपको बाद में मैग्नीट्यूड का डिफरेंस ही निकालना है ना। इसमें इरेक्ट और इन्वर्टेड की बात तो आती नहीं है, दोनों ही माइनस में है, नो डाउट एट ऑल। आयना में जवाब दे दीजिए। यस सर। लेकिन जो ऑब्जेक्ट के बाद इमेज का साइज आया वो 4 mm का आया। क्या आप सबको बात समझ में आ गई है? लिखने में जोर मत दो, सुनने में जोर दो। वही कितनी बार कह चुका हूं, सुनने में जोर दो। कंसर्निंग पॉइंट चल रहा है, बात समझने वाली बात चल रही है इसमें। क्या आपको समझ में आ गया कि 2v तो 2u निकल, 2u तो 2v निकलते हैं? जब दो लार्ज u हो तो 2 लार्ज v आएंगे। तो ये मेथड सही मेथड है जो हमने यहाँ अप्लाई किया था। यहाँ पर u बड़ा होता तो आपके पास ये एप्रोप्रिएट मेथड होता, दो अलग अलग u लेके दो अलग अलग v निकालना। लेकिन जब u का डिफरेंस छोटा आ जाए, du स्मॉल हो जाए, तो आपको याद होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन की अप्रोच सबसे आसान अप्रोच होती है, क्योंकि dv du आ गया इसमें। तो चेक कीजिए, u तो 15 ही है। क्या आपको ये फॉर्मूला याद है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v का डिफरेंशिएशन माइनस 1/v स्क्वायर dv, 1/u का डिफरेंशिएशन माइनस 1/u स्क्वायर du, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। क्या आप सब बच्चों को ये अप्रोच समझ में आ रही है क्या? मैं वो साइड इरेज कर रहा हूं, किसी कॉपी से क्वेश्चन लिख लीजिएगा ये वाला। क्या ये डिफरेंशिएशन समझ में आ गया सबको? यहां से इस स्टेप को लिख लेते हैं माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर डी यू। ये उधर गया, वी स्क्वायर ऊपर चला गया। ध्यान यही होना चाहिए, u की वैल्यू 15 है तो v की वैल्यू 30 आई एंड du इज 1 mm। तो आपके पास dv की वैल्यू 4 mm आ गई। यस और नो में जवाब दे दो। क्या तुम्हें समझ में आ गया dv की वैल्यू 4 mm आई है इस क्वेश्चन? यस सर। आया ना में जवाब नहीं आया तुम्हारा? यस सर। व्हाट नेगेटिव साइन डिनोट्स हियर? सुनते ना, इलेक्ट्रिक मोटिविटी की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। सुन लो ध्यान से, अगर ये u1 है और ये u2 है तो u1 का v1 बड़ा आएगा और u2 का v2 छोटा आएगा।
u1 दूर है, नजदीक है तो दूर जाएगा, u2 यहाँ पर है तो इसका v2 यहाँ पर आएगा। हाँ ना, मैं जवाब दे दो भैया। अब du अगर आप u2 माइनस u1 लिखते हो, अगर du को आप u2 माइनस u1 लिखते हो तो dv को आपको v2 माइनस u1 लिखना पड़ेगा। तो du अगर पॉजिटिव है तो dv अपने आप ही नेगेटिव होगा क्योंकि v2 छोटा था। इसके अलावा इसका और कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा इस नेगेटिव साइन का और कोई मतलब नहीं है। जो u कम है उसका भी बड़ा है, जो u छोटा है उस जो u बड़ा है उसका भी छोटा है। हाँ ना, में जवाब दे दीजिए। इसके अलावा इस नेगेटिव साइन का और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सिग्निफिकेंस बनाना चाहो तो कहते हैं एरो u था जी हमारे पास, एरो की फॉर्म में ऑब्जेक्ट पड़ा है, ऐसा तीर लगा के दे दिया, ऐसा तीर लगा के दे दिया तो फिर निशान हमारा भी आया वैसे। यस और नो में जवाब दे दीजिए। क्या हो गया, लिटरल इन्वर्जन हो गया इसके अंदर भी। क्या तुम सबको पता लग गया कि स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट होगा तो हमें डिफरेंशिएशन की अप्रोच में जाना चाहिए? ये कैलकुलेशन से बच जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही जानना है। 1/x का x के रिलेटिवली डिफरेंशिएशन कितना होता है? आप कहोगे इसको लिखो सर आप x की पावर -1। तो x की पावर -1 का क्या होता है? nx n-1 दैट इज -1/x²। अगर ये d/dx लिखा है फिर तो ये आ रहा है, तो सिर्फ d/x कितना हो जाएगा? इनटू dx आएगा नहीं आएगा? यहाँ पर हमने वही किया है कि डिफाइन तो किया नहीं किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 1/v का -1/v² dv -1/u² du कांस्टेंट का 0। आया ना, मैं स्टेप 2 बताओ समझ में आ गई बात क्या? ये पूछना जरूरी है भाई सर कि कैसे किया सर आपने, और ये याद होना बहुत जरूरी है तुम्हें। मुश्किल मामला नहीं है ये वाला, ये तुम्हें डेरिवेशन याद हो जाएगा थोड़ी देर में, ये फॉर्मूला याद हो जाएगा dv/du = v²/u²। ये बहुत बार काम में आएगा तुम्हारे पास। क्यों काम में आएगा? क्योंकि इसको मैं टाइम के रिस्पेक्ट में कर दूं तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बन गया। भाई तुम इस तरीके से जबरदस्ती की चीजों को रिलेट करेगा, मैग्नीफिकेशन का स्केल आ रहा है वो आ रहा है तो तुम उलझ जाएगा। जो चीज मैं बोल ही ना उसको तुम क्यों रिलेट कर रहा है? जबरदस्ती फॉर्मूला बना रहा है कि मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर बन रहा है, उलझना नहीं है। वो कोई क्वेश्चन बना के दे तो हम इस बात को उसकी फॉर्म में सोचेंगे, जबरदस्ती क्यों बना रहे हैं हम? ऐसे कोई चीज दिमाग में इमेज छोड़ के चली जाए और पेपर में गलती आ जाएगा तो फंस जाएगा, फंस जाएगा। अप्रोच पे जाओ। हाँ ना, में जवाब दे दीजिए। सबको बात समझ में आ रही है? और ये मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर नहीं है, नेगेटिव से अभी पेंडिंग है। अगर मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर तो नेगेटिव खा जाता वो तो जबरदस्ती कोई चीजें इंट्रोड्यूस मत करो अपने लिए जब तक कुछ कहा नहीं जाए इसके लिए। वो क्वेश्चन तो तुम्हारे अपने आप चीजें लिंक होती चली जाएंगी। जवाब दे दीजिए कि आपको स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट की इमेज को कैसे कमेंट करना पता लग गया क्या? अब एक पेपर का क्वेश्चन देखिए, पेपर में है वो क्वेश्चन कौन से चेक कीजिए। ये डेटा दे रखा है सेम टू सेम, ये डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा जो दे रहे हैं आपको। f = 10 सेंटीमीटर, u = 15 सेंटीमीटर, u = 15 सेंटीमीटर पर एक स्क्वायर पड़ा है। ये स्क्वायर है 1 mm by 1 mm का। कहता है इसका पेरीमीटर का, इसकी इमेज की पेरीमीटर बता दो, इसके इमेज की पेरीमीटर बता दीजिए। अभी 16 mm गलत आंसर है भाई साहब। ऑप्शन 16 दे रखा है। 12 mm कैसे आंसर आ गया? सुनिए, जो ये 4 है, ये 4 है, वो तो 8 हो जाएगा भाई साहब। सॉरी, ये 1 mm कितना हो जाएगा? 4 mm हो जाएगा। चेक करते ना कितना आएगा भाई साहब। और जो ये 1 mm हाइट है वो डबल हो जाएगी। आवाज नहीं आई है तुम्हारी? ये 1 mm तो 4 mm भी करना सीखा हम लोगों ने, तो ऐसे 2 4 mm बन गए। लेकिन जो ये हाइट की वो डबल होती है 15 बाई। तो ये 1 mm कितना होगा? ये 1 mm 2 mm में जाएगा। पेरीमीटर कितनी बन रही है इसकी? 12 mm की पेरीमीटर बन रही है। हाँ ना, जवाब दे दीजिए। कोई गड़बड़ नहीं है। अगर आपने पॉइंट छोड़ा, जो चीज यूं सिखाई है वो यूं सीखनी थी, जो चीज यूं सिखाई है वो यूं सीखनी थी, कोई गड़बड़ नहीं होगी। अब आप में से जो जिसके पास ये क्वेश्चन आया
उसको सॉल्व करने में कितना जोर आएगा अगर वो इसको रॉ क्वेश्चन की तरह लेके चले। पहले u15 दे के रखा है तो पहले इमेज की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, फिर इस हाइट के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन ये आएगी, फिर इस du के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन तो अपने आप बड़ा है, लेकिन एक ही क्वेश्चन से सारी अप्रोच सिखा रही है कि आपको पूरी बात समझ में आ रही है, हाउ टू डील विद द क्वेश्चन। क्या सभी को क्लैरिटी आ रही है? एक ही क्वेश्चन से क्या चीज सीखने की कोशिश कर रहे हैं अपने? नोट कीजिए, एक लास्ट क्वेश्चन और लेंगे इसके बाद, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे मिरर में भी। एक क्वेश्चन और करवाऊंगा बस। बढ़ते हैं जी, कुछ एक आधे क्वेश्चन को और देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। अरे यहां ध्यान देना भैया सारे जने। आइए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कनकेव मिरर लिया हमने, फोकल लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर ली। अभी भी एक ऑब्जेक्ट को यहां से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हमने। इस मिरर का नाम रखा M1। इधर इसके सामने बिल्कुल एक मिरर और लिया M2। इसकी फोकल लेंथ लिखी है हम लोगों ने से 5 सेंटीमीटर, 5, 10, 15 व्हाटएवर, 5 लिख दी। M1 कह रहा है फाइंड D is separation between two poles of these two mirrors। ये दोनों कैसे पढ़े हैं? इनके जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो कोइंसाइडिंग है, दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस एक ही है, कोइंसाइड कर रहा है। फाइंड D so that after 3 reflections image formed at object itself। Three reflection taking first from M1, image formed at object itself। 3 रिफ्लेक्शन के बाद इमेज ऑब्जेक्ट पे बन जाए। 2 आंसर आ सकते हैं इसके। ऑब्वियसली जो पहली इमेज बनेगी वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी। अब वो तो दिखी ना, हमने क्या बोला, टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1, तो पहला रिफ्लेक्शन आप M2 से ले ही नहीं सकते, राइट? दो रिफ्लेक्शन के बाद ही 3 रिफ्लेक्शन के बाद इमेज वापस ऑब्जेक्ट पे बन जाए। प्रोसेस बता दीजिए आप लोग को मुझे। पहली इमेज यहाँ से वहां उस तरफ 30 बननी है, आएगा में जो आप लिख दीजिए। सभी को बात समझ में आ गई कि पहली इमेज 30 में बननी है? पक्का बोल दीजिए जी। इसके बाद बोलिए, वो उसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह करेगी। आगे बोलिए, उसका v तो 30 आ गया तो नया u निकल जाएगा हमारे पास। वो t - 30 या 30 - d जो भी लिखना चाहिए हमको। आईना में जवाब नहीं आया भैया, चेक करना। कोई कह रहा है कि ऐसा करते हैं कि यहाँ से लेके एक इमेज 30 बना लेते हैं। वी डोंट नो वेयर 30 is 30, यहाँ है यहाँ है, पता ही नहीं हमें तो। अरे तुम सबको सुनाई दे रहा है? अगर 30 वाला कोऑर्डिनेट यहाँ मान ले तो नया u क्या बन गया? नया u बन गया d - 30। इसके बाद क्या करोगे? उसको u लेके फिर v निकालोगे, उस v से फिर वापस इसका u निकालोगे, उस u का फाइनल v वापस 15 होना चाहिए। हाँ ना, में जवाब दे दीजिए। सभी को बात समझ में आ गई क्या? लेकिन इस चीज को आप आसान कीजिए, ध्यान से सुनिएगा। ये जो 30 कोऑर्डिनेट है वो पक्का इसका c होना चाहिए। कोऑर्डिनेट जो है वो पक्का इसका c होना चाहिए। कौन से लॉजिक से बात बोल रहा हूं, सीखिए ध्यान से, क्योंकि रिवर्सिबिलिटी
इज इंपॉर्टेंट इन रे ऑप्टिक्स, याद है क्या? Yes, sir. रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या? इसकी इमेज वापस 15 पे चाहिए तो 30 वाले की इमेज ही 15 में बन सकती है, हाँ ना? मैं जवाब दूंगा क्योंकि 30 से इसकी इमेज राइट लेफ्ट में होगी तो वापस इमेज 15 पे आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि आई नंबर आपको 30 के लिए सॉल्व करवा पा रही है फोकल लेंथ। Yes, sir. कितनों को मेरी बात समझ में आई भैया? दोबारा से बोलते हैं, ध्यान से सीखिए। ये जो इमेज बना रहा है वो इसके सी पर बनाएगा, तभी फाइनल इमेज यहां पर आएगी। Yes, sir. या ये बोलो कि इसको जो ऑब्जेक्ट मिला उसकी इमेज वापस इस 30 कोऑर्डिनेट में बननी चाहिए, क्योंकि 30 वाले की इमेज ही 15 में बन सकती है। Yes, sir. Yes, sir. क्या 15 वाले की इमेज 30 में बननी थी इस फोकल लेंथ के लिए? क्या 31 वाले की इमेज बन जाएगी क्या यहाँ पे? अगर ये 31 पे ऑब्जेक्ट हो तो इमेज 15 पे दे देगा क्या इस फोकल लेंथ के लिए? कौन दे पाएगा? 30 वाला। इसका मतलब इसको जो इमेज बनानी वो यही बनानी चाहिए, तभी वो ऑब्जेक्ट जो इसके लिए काम कर रहा है ऑब्जेक्ट की तरह जो बनी इमेज उसकी वजह से वो यहाँ पर बनेगा, तभी फाइनल इमेज 15 पे दे पाएगा। Yes, sir. इसका मतलब जहां पर ऑब्जेक्ट है इसको इमेज वहीं पर बनानी थी। Yes, sir. ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन, ये सेकंड रिफ्लेक्शन, सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद इमेज वापस यहां बनेगी, तभी इमेज वापस थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद ऊपर आएगी। Yes, sir. और इसको फाइनल इमेज वापस यही बनानी तो इट शुड बी C2, C2 तो इट शुड बी 10। ये 30 पक्का हो चुका था, ये 10 पक्का हो गया तो D इज 40 सेंटीमीटर। हाँ ना? मैं जवाब दे दीजिए। Yes, ऐसे ये सोल्व पता लग गया क्या? Yes, sir. आज के लिए काफी है, जितना कल इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बहुत है।